हाँ जी, करें स्टार्ट। यस मैम। ओके, देन कल हमने पढ़े थे चैप्टर 6 चल रहा था, हमने फॉरेन एक्सचेंज के मेजर्स पढ़ लिए थे। मेथड चल रहा था हमारा वैल्यू एट रिस्क। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है। एनालिटिकल VAR, दिस मेथड यूज द एक्सपेक्टेड रेट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टॉक in computing the VAR, assuming that the return of the subject asset a normal contribution. Basically, a level of confidence is selected and the Z value is matched according to the selected probability. मेथड में क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न देखना कि हमें इन रिटर्न यानी कि अकॉर्डिंग प्रॉफिट क्या हुआ। सिलेक्ट द प्रोबेबिलिटी, फाइंड आउट द प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट करनी यानी कि चांस ऑफ एग्जिस्टेंट होने के कितने चांस है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इसी में ही आता है। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0 से 5 तक होता है और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वो 100 में से अब सिग्निफिकेंस माइनस कर दोगे तो कॉन्फिडेंस बन जाएगा। यानी कि 100 में से 5 माइनस कर दोगे तो 95% क्या है, कॉन्फिडेंस। देन इसकी वीकनेस क्या है, इफ देयर आर फार मोर आउटलायर्स इन द एक्चुअल रिटर्न कंट्रीब्यूशन देन कुड बी expected given the normality assumption, the actual value at risk may be higher than the computer value at the risk। ठीक है, अगर पार जाते रहेंगे वैल्यूज, मतलब एक दूसरे से वैल्यूज दूर जाती रहेंगी तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, चेंज होगा। ठीक है, जो इसका आंसर आएगा हाइयर आएगा, एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा हाइयर आ जाए। देन हिस्टोरिकल वीएआर कैसे कैलकुलेट करना है। ऑल यू हैव टू Two is collecting the information regarding the historical return of the asset, arranging the historical return in ascending order, and then choose the percentage of the observation according to the level of confidence required। ठीक है, क्या बोल रहा है, हिस्टोरिकल वैल्यूज सारी इकट्ठी करो, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ और फिर वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि 95% और 99% उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को चूज कर लो। इसकी वीकनेस क्या है आर्ग्यूमेंट की, a related argument can be made without made about the way in which we compute value at risk using historical data where all data points are weighted equally. In other words, to the extent that there is a trend of increasing voluntarily even within the historical time period, we will understate the value at risk। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा ले रहे हैं, पुराने टर्म का डाटा है, तो हमारा जो फिगर है वो क्या हो जाएगा, अंडर वैल्यूड हो सकता है, अंडर स्टेट हो सकता है। देन मॉन्टी कार्लो वीएआर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द रिटर्न ऑन द सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो। दिस इज अकॉर्डिंग टू द इनपुट प्रोवाइडेड बाय द एनालिटिकल रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल टर्म and standard deviation of the security. This method runs a lot of simulate to the capture all the possibility of the motive movement of the security। मॉन्टे कार्लो क्या कौन सा मेथड हुआ, दोनों का सेंटर मेथड जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी आएगी और हिस्टोरिकल डाटा भी आएगी। उन दोनों को ध्यान में रख के हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करी। ठीक है, VAR वैल्यू ऑफ रिस्क फाइंड आउट करी। देन टूल्स एंड टेक्निक्स आ गई फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट को कौन सी टूल्स और टेक्निक से हम कंट्रोल कर सकते हैं रिस्क को। ठीक है, वो देखेंगे। पहले आ गया ट्रांजेक्शनल एक्सपोजर।
ट्रांजेक्शनल एक्सपोजर क्या है? शॉर्ट टर्म फ्यूचर कैश ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म आर इफेक्टेड बाय द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, देन ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट एग्जिस्ट, द फर्म फेस 3 मेजर टास्क। ठीक है, जब हम कुछ शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं लेकिन जो करेंसी है, जो प्राइसेस है, एक्सचेंज रेट है, वो क्या हो रहे हैं? फ्लक्चुएट करते रह रहे हैं। लाइक 80 का था एक महीने बाद, 82 का हो गया, फिर 85 का हो गया, फिर 70 का आ गया, सॉरी। ठीक है, इस तरह जैसे जैसे मतलब शॉर्ट टर्म में जो जो फ्लक्चुएशन आती जाती है उसको हम क्या बोल सकते हैं? कैसे ट्रांजैक्शन के अंदर, दैट इज ट्रांजैक्शन एक्सप्लोजर। ठीक है, तीन जो मेजर टास्क है वो करने वाले, वो क्या है? पहले तो आइडेंटिफाई करो डिग्री को कि ट्रांजैक्शन एक्सप्लोजर कितना है। ठीक है, देन डिसाइड करो वेदर टू हैच दिस प्रोसीजर, उस प्रोसीजर को हैच कहाँ करना है। ठीक है, choosing a hedging technique if it decide to hedge part or all of the exposure। फिर ये चूज करना है कि सारा का सारा hedge करना है या कुछ पार्ट बचा कर रखना है। hedge यानी कि hedge होता है कि जब हम हाई प्रॉफिट के लिए कुछ भी काम करते हैं। ठीक है, हम काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हाई प्रॉफिट के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग, दैट इज hedging। देन मैनेजिंग, अब मैनेजिंग कैसे करना है इसको, हैजिंग टेक्निक को? फ्यूचर हेज और फॉरवर्ड हेज से, मनी मार्केट हेज से, करेंसी ऑप्शन हेज से। अब फ्यूचर एंड फॉरवर्ड हेज क्या होता है? अ फ्यूचर हेज uses currency future while a forward hedge using forward contract to lock in the future exchange rate। Hedge future payable, a firm can purchase currency future or negotiate a forward contract to purchase the currency hedging to a possible। The hedge pursue no hedging decision can be made by comparing the known result of hedging to the possible result of remaining unhedging and make into consider the firm degree of risk aversion। क्या बोल रहे हैं? हैजिंग में इसकी फॉरवर्ड और फ्यूचर हैजिंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड क्या हो गया? आने वाली डेट पे, और फ्यूचर क्या हो गया? करेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, फ्यूचर करेंसी के अकॉर्डिंग। अगर करेंसी चेंज होती रहेगी तो हैजिंग में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हैजिंग क्या बोल रहा है? ये मेनली फ्यूचर पे। ठीक है, फ्यूचर पे क्या जाता है? एक रिसीवर है, एक सेलर है। ठीक है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेल करने का करेंसी को फॉर द पर्पस ऑफ हैजिंग। देन मनी मार्केट हैजिंग, मनी मार्केट हैजिंग क्या है? मनी मार्केट की पोजीशन को कवर करने के लिए। ठीक है, फ्यूचर पेमेंट ले रहे हैं मनी मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। मनी मार्केट यानी कि मार्केट में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, दैट इज मनी मार्केट हैजिंग। देन करेंसी ऑप्शन, करेंसी ऑप्शन क्या हो गया? पुट लगाना, कॉल लगाना, कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये वाली हैजिंग, दैट इज करेंसी ऑप्शन। कॉल यानी कि हम बाय कर रहे हैं। ठीक है, पुट यानी कि हम सेल कर रहे हैं। कुछ और हेजिंग्स भी हैं, लीडिंग एंड लैगिंग, क्रॉस लेज, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन। लैगिंग क्या है? आप लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रेटेजी क्या इन्वॉल्व है? टाइमिंग ऑफ द पेमेंट। ठीक है, ऊपर हम करेंसी की बात कर रहे थे, अब इसमें किसकी बात कर रहे हैं? पेमेंट के टाइम की। ठीक है, उस टाइम पे जो भी करेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग हैजिंग करना। देन क्रॉस हैजिंग, क्रॉस हैजिंग क्या है? ये एक हैजिंग नहीं है, अनदर करेंसी दैट कैन बी hedged and a highly correlated may be hedged instead। ठीक है, क्रॉस क्रॉस हैजिंग में क्या आएगा? क्रॉस हैजिंग में हम ये देखेंगे कि एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ कैसे कोरिलेट कर रही है, कैसे रिलेट कर रही है। देन करेंसी डाइवर्सिफिकेशन यानी कि करेंसी में चेंज होना, उसकी मूवमेंट में चेंज होना। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर्स में चेंज आना, जैसे 85 का बोल दिया हमने डॉलर। ठीक है,
फिर डॉलर की वैल्यू चेंज हो गई, 80 का हो गया, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस, ठीक है। देन ट्रांजैक्शनल एक्सक्लोजर, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये फिर वही आ गया ट्रांजैक्शनल एक्सक्लोजर जो हमने अभी पढ़ा। देन मैनेजिंग ऑपरेटिंग एक्सक्लोजर, वो ट्रांजैक्शनल था, अब ऑपरेटिंग आ गया। ऑपरेटिंग ऑपरेशन में ऑपरेटिंग स्ट्रेटजीज लगाने, ऑपरेटिंग एक्सक्लोजर क्या होगा, अब कि हमने काम कैसे करना, ऑपरेट कैसे करना, फॉरेन एक्सचेंज को ऑपरेट कैसे करना, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सक्लोजर। तो कैसे करेंगे, डेरिफिकेशन के द्वारा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जाके डिफरेंट डिफरेंट चूज करके ऑप्शंस। सिक्योरिटी फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी क्या है, फ्लेक्सिबल होना, अल्टरनेटिव सोर्स होना हमारे पास एक्सचेंज रेट के। देन डेरिफाइंग फाइनेंस, जो मेजर फाइनेंशियल के सेक्टर्स हैं, फ्लेक्सिबल होना, यानी कि फाइनेंस भी हमें कहीं से भी मिल सकता है, चीपर कॉस्ट ऑफ फंड मिल जाता। देन करेंसी रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी, द मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजी इन द रिगार्डिंग आर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट आ गया मैचिंग करेंसी फ्लो, सिंपल कंसेप्ट है, फॉरेन की करेंसी को अपनी इंडिया की करेंसी के साथ मैच करना, दैट इज मैचिंग कंसेप्ट। करेंसी रिस्क शेयरिंग एग्रीमेंट, अब ये क्या है, टू पार्टीज जो इन्वॉल्व है इसमें परचेज एंड सेल्स में, वो क्या करती हैं, वो एक एग्रीमेंट कर लेती हैं कि जो भी रिस्क होएगा वो दोनों हम आपस में बांट के सॉल्व कर लेंगे, एक को नहीं आएगा, दोनों आपस में बांट लेंगे। देन बैक टू बैक लोन, एक रिस्क को चुकाने के लिए हम दूसरा लोन ले रहे हैं, ठीक है, दूसरी अमाउंट को चुकाने के लिए तीसरा लोन ले रहे हैं, वो गया बैक टू बैक लोन। देन करेंसी स्वैप, स्वैप यानी कि एक की जगह पे दूसरी, दूसरी की जगह पे तीसरी, डॉलर की जगह पे रुपीस, रुपीस की जगह पे डॉलर, स्वैप कर दिया हमने, एक्सचेंज कर दिए दोनों, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. देन transactional exposure, a firm transactional exposure is extent to which its financial reporting is affected by exchange rate movement, ठीक है, यानी कि जो भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो इफेक्ट कर रही है किसके द्वारा, रेट एक्सचेंज की मूवमेंट से, जो एक्सचेंज हो रहा है रेट, ठीक है, डॉलर रुपीस का जो रेट एक्सचेंज हो रहा है उसकी वजह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इफेक्ट कर रही है, ठीक है। उस टर्म को हम बोलेंगे ट्रांजैक्शनल एक्सपोजर। देन टाइप क्या है एक्सपोजर के, फर्स्ट आ गया टाइप क्या है, एसेट एंड लायबिलिटी कैन बी ट्रांसलेटेड एट अ करंट रेट दैट द रेट प्रिवेल्स एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस कैन बी ट्रांसलेटेड एट द एक्चुअल एक्सचेंज रेट, ठीक है। वो बता रहे हैं एसेट और लायबिलिटी जो है वो करंट रेट पे चलती है और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो है वो एक्चुअल रेट पे चलते हैं। देन ट्रांजेक्शन मेथड आ गया, करंट एंड नॉन करंट मेथड, करंट एंड नॉन करंट यानी कि एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू करंट रेट के अकॉर्डिंग और नॉन करंट रेट के अकॉर्डिंग, यानी कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। देन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, ये भी क्लियर है, मॉनेटरी टर्म में या नॉन मॉनेटरी टर्म में, ठीक है। मॉनेटरी तो हो गया मनी के टर्म में, नॉन मॉनेटरी हो गया एसिड के बदले में एसिड दे दिया, ठीक है। देन टेम्परली मेथड, टेम्परली मेथड क्या है, टेम्परली यानी कि मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग, इन्वेस्टमेंट की जो भी ट्रांजेक्शन की जाएगी अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस। और करंट रेट आ गया करंट रेट के हिसाब से, ठीक है, जो करंट रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। देन मैनेजिंग टेक्निक्स आ गया, मैनेजिंग टेक्निक्स में फर्स्ट टेक्निक्स आई है हमारी
दैट इज बैलेंस शीट हैजिंग। बैलेंस शीट हैजिंग में क्या होगा, मैनेज करना है तो हम क्या करेंगे, अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड बनाएंगे। ठीक है। देन एक्सक्लोजर मीटिंग, इसमें क्या है, पॉजिटिव एक्सक्लोजर बाय अ नेगेटिव एक्सक्लोजर इन द सेम और सिमिलर प्लेस करेंसीज। ठीक है, मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनी का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेसेस देखेंगे, करेंसी की दोनों प्लेसेस पे रख के देखेंगे, जहां पे फायदा होगा वहां पे काम करेंगे। देन लीडिंग एंड लैगिंग, लीडिंग एंड लैगिंग क्या है, एसेट इज मोर देन लाइबिलिटी। ठीक है, यानी कि एसेट जो है वो बड़ा है फॉर लाइबिलिटी फॉरेन करेंसी से, दैट इज लीड, और एसेट अगर छोटा है दैट इज लैग। देन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पॉजिटिव एक्सप्लोजर विल सेल फॉरवर्ड द, जब हम सेल करने के लिए रेडी हैं लेकिन ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड डेट। देन इम्पैक्ट ऑफ करेंसी एक्सप्लोजर ऑन कंपनी एंड इन्वेस्टर्स परफॉर्मेंस, इन्वेस्टर्स और कंपनी के ऊपर करेंसी के एक्सप्लोजर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। चेंजिंग एक्सचेंज रेट इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ द करेंसी। ठीक है, जो चेंजिंग रेट हो रहा है उससे वैल्यू ऑफ द करेंसी पे फर्क पड़ता है, डी वैल्यू और अंडर वैल्यूड भी हो सकती है। ठीक है, अब इन्वेस्टर्स पे क्या पड़ रहा है, रिस्क फेस करना पड़ रहा है कंपनीज को। ठीक है, इन्वेस्टर की कंपनीज को ट्रेड करने पे, इंटरनेशनल ट्रेड करने पे रिस्क बियर करना। देन मैनेजिंग करेंसी एक्सप्लोजर इन योर पोर्टफोलियो, आप कैसे मैनेज करोगे अपने पोर्टफोलियो में इस एक्सप्लोजर को, करंट एक्सप्लोजर को। ठीक है, यानी कि करंट इम्पैक्ट ऑफ करंट एक्सचेंज रेट को आप अपने पोर्टफोलियो में कैसे मैनेज करोगे। The value of investment is significantly impacted by change in global currency exchange rate. The investor should appreciate the influence that the foreign exchange market has no the asset they own and they leave of current exposure. कैसे करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज की जो मार्केट की रेट्स हैं, ठीक है, उसको एप्रिशिएट करेंगे, इन्वेस्टर शुड एप्रिशिएट। ठीक है, इन्वेस्टर को अप्रिशिएट करेंगे कि वो जो मार्केट में एक्सचेंज रेट चल रहा है उस पे ही लेने के लिए रेडी हो। हाँ जी, ये पढ़ो, हाउ डज कंपनी इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न, कैसे करती है करंट इन्वेस्टमेंट रिटर्न। पढ़ो जल्दी, पढ़ो और आंसर तो क्या लिखा है, फॉर्मूला दिया हुआ प्रॉपर। ठीक है, कैसे करेगी, इंटरनेशनल रिटर्न किसके इक्वल होगा, इक्विटी रिटर्न प्लस करेंसी रिटर्न। ठीक है, कैसे मैनेज करना है, करेंसी में हम डॉलर को रुपीस में चेंज कर रहे हैं, अगर हम बात करें तो करेंसी रिटर्न क्या होगा। हाँ जी, जैसे करेंसी रिटर्न है, अगर मैंने कोई शेयर डॉलर में ले रखा है तो उसे मैं कन्वर्ट रुपी में कर रही हूँ। करेंसी रिटर्न का मतलब है जिस भी करेंसी में आप डील कर रहे हो आपको किस करेंसी में रिटर्न मिल रहा है। आप बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, डीलिंग कर रहे हो, आपको जिस करेंसी में जिस रेट पे रिटर्न आ रहा है वो होता है करेंसी रिटर्न। ठीक है। करेंसी एंड फाइनेंशियल एसेट डू नॉट ऑलवेज मूव इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, हमें पता है एसेट और करेंसी दोनों एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे। इक्विटी यानी कि एसेट्स हो गए, शेयर्स हो गए, दैट इज एसेट्स। ठीक है, सम टाइम करेंसी में पॉजिटिव कोरिलेशन, सम टाइम में भी नेगेटिव। ठीक है, कभी कभी करेंसी डिपेंड करेंसी पे ही है, करेंसी का रेट ही चेंज होता है। तो जैसे ही करेंसी का रेट चेंज हुआ, अगर तो वो बराबर चल रही है तो इक्वल इक्वल हो गया, पॉजिटिव हो गया। और अगर वो नेगेटिव में चल, अगर वो बराबर नहीं चल रही है, कम में चल रही है, ज्यादा में चल रही है,
तो नेगेटिव इम्पैक्ट होएगा। देन स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस एंड एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। अब स्टॉक प्राइस की बात आ गई। आपको पता है स्टॉक प्राइस जो होता है, जिस भी करेंसी में आप डील कर रहे हो वो उसी करेंसी में आपके साथ डील करता है, ठीक है। अगर आप डॉलर में डील कर रहे हो तो आपको उनको डॉलर में ही पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे फिर आप इंडिया में रहो चाहे कहीं भी रहो, ठीक है। देन ये फ्लक्चुएशंस जो होती हैं वो कैसे कैसे होते हैं, जीरो कोरिलेशन से, नेगेटिव कोरिलेशन से एंड पॉजिटिव कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन यानी कि कोई रिलेशन ही नहीं है, स्टॉक और एक्सचेंज रेट का कोई रिलेशन ही नहीं है, दैट इज जीरो। देन नेगेटिव नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है देन स्टॉक प्राइस इंक्रीज कर देगा, लोकल करेंसी डेप्रिसिएटेड, ठीक है। जब स्टॉक एक्सचेंज जो एक्सचेंज है उसको इंक्रीज कर देगा यानी कि वैल्यू बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया, स्टॉक से ज्यादा प्राइस बढ़ गया, दैट इज नेगेटिव। एंड पॉजिटिव क्या होगा, जब प्राइस डिक्रीज हो गया, दैट इज पॉजिटिव। अब बोल रहे हैं करेंसी कैसे इंपैक्ट करती है कंपनीज पे, आप खुद ही बताओ करेंसी कैसे इंपैक्ट कर सकती है। अब सारा बिजनेस ही मॉनेटरी टर्म्स में है तो करेंसी कैसे इंपैक्ट नहीं करेगी, ठीक है। सारा बिजनेस वर्क जो है या सारी इन्वायरमेंट जो है, इकोनॉमी जो है, वो बिजनेस पर्पज से चल रही है, वो मनी के पर्पज से चल रही है, प्रॉफिट के मकसद से चल रही है, ठीक है। तो कंपनी पे क्या इम्पैक्ट होएगा, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट होएगा, या तो बढ़ेगा या तो कम होएगा। देन क्या बोल रहे हैं, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। A weak domestic currency can push up inflation rate in the nation that is a big importer because a higher price for a foreign product. This may be induce the central bank of raise interest to country inflation as well as support the currency and prevent it from plugging sharply. A strong currency depressed inflation and export a drag on the economy that is क्या लिखा है, tantamount tantamounts to monetary policy. In response, a nation central bank may move to keep interest rate low or reduce thus further so to preclude the domestic currency from given too strong, ठीक है। वो क्या ही बोल, इसमें क्या बोल रहे हैं, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में कि इन केस ऑफ इन्फ्लेशन तो हमारी कंट्री की वैल्यू जो है, कंट्री की करेंसी जो है वो भी बढ़ेगी, ठीक है, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। सेंट्रल बैंक राइज इंटरेस्ट रेट, अब क्या करेगा, हमने पीछे भी पढ़ा था, सेंट्रल बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी ताकि इन्फ्लेशन जो है वो ना बढ़े ज्यादा, मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा ना बढ़े। इन्फ्लेशन यानी कि लोगों के पास पैसा है कंज्यूम करने के लिए तभी वो कंज्यूम कर रहे हैं ना। इन्फ्लेशन महंगाई ना मैम। हाँ जी, महंगाई, इन्फ्लेशन महंगाई। महंगाई कब होती है, जब बहुत ज्यादा लोग सामान खरीदने वाले हो और सामान कम हो, जब डिमांड, यानी कि हाँ डिमांड डिमांड ज्यादा ज्यादा और हो सप्लाई कम। सप्लाई कम। ठीक है मैम, थैंक यू। डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा कैसे होगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा होएगा तभी डिमांड करेंगे ना वो, हाँ जी थैंक यू मैम। तो उनके पास मैं मनी कंफ्यूज। ज्यादा है, लोगों के पास मनी ज्यादा है तो आरबीआई क्या चाह रही है कि उनसे मनी को लिया जाए ताकि लोगों के पास पैसा कम आए हो और डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए। अब ठीक है मैम। डिमांड ज्यादा चल रही है ना तो उसको सप्लाई हाँ के जी। बराबर करने के लिए आरबीआई क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ले लो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो,
इंटरेस्ट रेट अगर उन्होंने बढ़ा दिया तो कोई लोन लेगा? नहीं लेगा। हम बचेंगे लोन लेने से। लोग लोन कम लेंगे तो मनी में मार्केट में मनी की सप्लाई जो है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, इससे फॉरेन एक्सचेंज पे भी असर पड़ेगा। इस तरह फिर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट ही करेंगे। ठीक है मैम। देन एक्सचेंज रेट एंड एफडीआई। एफडीआई यानी कि बाहर की कंट्री आके हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। ठीक है, अगर हमारी डोमेस्टिक कंट्री चीपर होगी तभी बाहर की कंट्री आके हमारे यहाँ पे क्या कर सकती है? एफडीआई करने की कोशिश करेगी। ठीक है, एफडीआई तभी करेगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि फॉरेन के लोग डायरेक्ट आकर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देन एक्सचेंज रेट एंड द जॉब मार्केट। A weak domestic currency, economic growth by boosting export and the making import more expensive. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जॉब, अगर हमें मार्केट में जॉब बढ़ानी है और एक्सचेंज रेट को ठीक करना है तो कैसे कर सकते हैं? एक्सपोर्ट करके, चीजें बाहर भेज के। ठीक है, जिससे वैल्यू बढ़ेगी प्रोडक्ट की भी और करेंसी की भी, डोमेस्टिक करेंसी की। देन एक्सचेंज रेट एंड रियल स्टेट। रियल स्टेट में क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक करेंसी कैन बी गिव open-ended Black Friday sales, and what is marked down is every single good, services and asset in the country. The trick is only buyer can buy in a strong foreign currency, get the sale price. These attract the foreign tourists, which can be good for the economy. Attract foreign buyer looking to scoop up cheap assets, outbidding domestic buyers for them. ये क्या हो रहा है? एक्सचेंज रेट एंड रियल एस्टेट। इसमें क्या हो रहा है कि बाहर के लोग जो है वो उस जगह पे इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करेंगे जहां पे उनको चीपर रेट्स मिलेंगे। ठीक है, कम चीप एसेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सस्ते में घर मिल जाएंगे तो वो वहां पे ज्यादा जल्दी लेना पसंद करेंगे, प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे। हाँ जी, चैप्टर क्लियर है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रिस्क। यस मैम। ठीक है, इसमें मेनली सारा टॉपिक किस पे बेस्ड है? सारा टॉपिक बेस्ड है कि जो भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं, जो भी हम फॉरेन के साथ करेंसी में एक्सचेंज कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं या एफडीआई करवा रहे हैं या मार्केट रिटर्न करवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं विद इन द डिफरेंट करेंसी, डिफरेंट मार्केट। ठीक है, विद इन द मार्केट नहीं, विद इन द डिफरेंट मार्केट, क्या विद इंटरनेशनल। तो हमें कुछ नॉर्म्स और कुछ फीचर्स, कुछ मेथड्स ध्यान में रखते हैं हम, ताकि हम ये जो रिस्क होने वाला है, जो रिस्क हो सकता है उससे बच सके। ठीक है, जो फॉरेन करेंसी का रेट की वजह से हमें रिस्क हो सकते हैं, उस रिस्क से बचने के लिए हम ये सारे मेथड्स लगाते हैं। क्लियर है? यस मैम। ओके, देन चैप्टर 6 इज कंप्लीट। देन कल चैप्टर 7 स्टार्ट होएगा। ठीक है मैम, थैंक यू।